तो गाइस अगर आप एक क्लाउड आर्किटेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, इनका काम होता है ब्लूप्रिंट्स बनाना, है ना। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि अम, जो कोई भी आपका एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, उसको कंसिडर करते हैं। वो कंसिडर करने के बाद उसको क्लाउड के ऊपर कैसे डिज़ाइन किया जाए, उन चीज़ों का प्लानिंग करता है। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको ये क्लाउड सर्विसेज बहुत अच्छे से पता होती है। अब क्लाउड सर्विसेज इन जनरल टर्म है। अगर आप AWS पे आर्किटेक्ट हो तो आपको AWS की सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, और मार्केट में और क्या चल रहा है, कौन सी सर्विसेज है, वो भी पता होना चाहिए। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनको ये भी समझना होता है कि अगर आप बिल्ड नहीं कर रहे हो सब कुछ ऑलरेडी, कहीं पे ऑन प्रेमाइज पे एप्लीकेशन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनको हम माइग्रेट कैसे कर पाए, है ना। तो जब आप माइग्रेशन की बात करते हो तो उनको ऑन प्रेमाइज आर्किटेक्चर्स भी समझने होते हैं, और उनका जो इंटीग्रेशन है या फिर जो मूवमेंट है वो फिजिबल कितना है और कैसे किया जाए, वो प्लानिंग भी ये लोग करते हैं। अब नीचे आप देखोगे कि और भी पॉइंटर्स है, जैसे कि पॉइंटर्स कहते हैं कि ये मल्टी टियर एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, और क्या करते हैं, ये कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि इनके दो मेजर रोल्स है, एक तो क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशंस डिजाइन करना, या इसके ब्लूप्रिंट्स जो ऑलरेडी कहीं पे है उनको लेकर क्लाउड के लिए अलग से ब्लूप्रिंट्स बनाना और इन एप्लीकेशंस को क्लाउड पे मूव करना। तो बेसिकली एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट आपका मेन काम होता है डिजाइनिंग स्केलेबल मल्टी टियर एप्लीकेशंस, विच जो कि आप क्लाउड पे मूव कर सकते हो या क्लाउड के ऊपर बना सकते हो। और दूसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करोगे तो मेन एम होता है कि एट अ ऑप्टिमल प्राइस यू शुड बी एबल टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स। आई एम नॉट सेइंग एट द लोएस्ट प्राइस, आई एम सेइंग एट द ऑप्टिमल प्राइस। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस है वो सबसे कंट्रोल में भी होनी चाहिए, सबसे बेहतर भी होनी चाहिए, और उस प्राइस में आप सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हो। तो बेसिकली इनको सारी सर्विसेज का नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ कहीं से माइग्रेट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे वैसे ही माइग्रेट किया जाए, या क्लाउड की जो कोई स्पेसिफिक सर्विसेज है उसके ऊपर वो चीज़ें की जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस है ना, तो वो लाइसेंसेस मूव करने में ज़्यादा सेंस है, वो कितना फिजिबल है, ये सारी प्लानिंग करता है क्लाउड आर्किटेक्ट। तो इन्हें क्या पता होना चाहिए, एक क्लाउड सर्विसेज कैसी होती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए, और तीसरा होता है कि मल्टी टियर एप्लीकेशंस कैसी डिज़ाइन की जाए, है ना। तो अब इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, इनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इनको डेवॉप्स प्रैक्टिसेस भी समझ आनी चाहिए। भले ही ये डेवॉप्स पे एप्लीकेशन ना बना पाए, बट समझ आनी चाहिए, क्योंकि डेवॉप्स एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो वो भी उन्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली डेवॉप्स वर्क कैसे होता है। अब क्या आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट? मैं कहूँगा पूरी तरह से नहीं। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप क्लाउड आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। तो जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते उनके लिए सबसे बेस्ट रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग की थोड़ी समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस बनाओगे तो ऐसे सिचुएशंस आ सकती है कि आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़े। आप भले ही उसे डेवलप ना करो, बट वो समझ आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो जाता है ऐसे रोल्स को, और ये इस रोल को इन पर्टिकुलर परस्यू करने के लिए। तो क्लाउड आर्किटेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो आपकी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं। गाइज आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या स्किल सेट्स डेवलप करने चाहिए। पर जब मैं AWS के सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा तब उसके ऊपर मैं थोड़ा लाइट थ्रो करूंगा। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे रोल के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज हमारा दूसरा रोल है AWS या फिर क्लाउड डेवलपर इन जनरल। तो जब आप क्लाउड डेवलपर की बात करते हैं तो जैसे नाम बताता है आप डेवलप करोगे बराबर एप्लीकेशंस को। तो एक क्लाउड डेवलपर की खासियत क्या होती है, उसे प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये एक ऐसी डोमेन है कि आप कहोगे कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं करियर बना सकता हूँ? मुश्किल है गाइज। देखिए क्लाउड एक बहुत ही इन डिमांड प्लेटफॉर्म है, बट क्लाउड पे आपको अगर जॉब करना है तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और स्पेशली अगर आपको डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग तो आनी ही पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लाउड पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो आप रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं कि आप मल्टी स्किल्ड हो। स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब
क्या क्या मांगा जाता है। अगर हो सके तो मैं आपको क्विकली एक दो जॉब डिस्क्रिप्शंस दिखा दूंगा, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा डेवलपर के बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो कोई स्पेसिफिक एक या दो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़े और आप क्लाउड के ऊपर उसे यूज़ कर सकते हैं। कौन सी यूज़ करें, अब ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, बट गाइज अब डिपेंड करता है कि आप क्लाउड के ऊपर करना क्या चाहते हो आपके डेवलपमेंट स्किल्स के साथ, है ना। आप पूरे एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो ये सारे सवालों के जवाब अलग अलग रहेंगे कि आपको इसके ऊपर सीखना क्या है। आप PHP सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, थोड़ा बहुत जावा फंडामेंटल सीख सकते हो। ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हो जिसके ऊपर आप क्लाउड के ऊपर एक्चुअली आगे जाके कुछ डेवलपमेंट कर सको। तो फिर और क्या क्या आना चाहिए आपको। बेसिकली आपको डेवऑप्स पता होना चाहिए। तो गाइस डेवऑप्स जो है, हम लोग एंड में है पूरा डिटेल में बात करेंगे डेवऑप्स के बारे में, बट आपको मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेवऑप्स होता क्या है। तो गाइस अब जब डेवऑप्स की बात करते हो ना, तो अज्यूम कर लीजिए कि एक एप्लीकेशन आप बनाते हो। तो एप्लीकेशन जो होता है वो आप या तो मतलब आप पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाओगे और फिर इसको प्रोडक्शन में पुश करोगे। तो जब प्रोडक्शन में पुश करते हैं हम लोग, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स संभालते हैं, ऑपरेशंस टीम, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट में चल रही है वो प्रोडक्शन में ना चले, एनवायरनमेंट थोड़े अलग होते हैं ना। तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि डेवलपर को लगता है कि मैंने तो सही बनाई पर चल नहीं रही है, एडमिन को लगता है कि यार इसने सही बनाई नहीं इसलिए यह चल नहीं रही है। तो ये गैप है गाइस। तो मोस्टली ये इश्यूज सॉल्व करने में बहुत मेहनत हो जाती है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो। पर डेवऑप्स क्या करता है, इन दोनों टीम्स को कंबाइन करता है, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करता है। आप एक कोड रन करोगे, उसको आप प्रोडक्शन में चलाओगे, नहीं चलाओ वापस आ जाता है तुरंत, उसमें फिक्सेस होंगे, वो वापस इंटीग्रेट होके जाएगा और फिर उसको चलाएंगे। तो सिंस ये दोनों टीम साथ में काम करती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जल्दी और अच्छे से होता है। तो गाइज इस प्रोसेस को कहा जाता है डेवऑप्स, जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम साथ में आती है। तो एज अ डेवलपर आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये मतलब जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बिल्ड हो गया, कमिटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये आपको समझ आना चाहिए। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, प्लानिंग फेज हो गया, डेवलपमेंट फेज हो गया, टेस्टिंग फेज हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिकली एज अ डेवलपर आप ऑफशोर जो नॉट ऑफशोर सॉरी ऑन प्रेमाइज जो करोगे वही चीज़ें आपको क्लाउड के ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे, डेवऑप्स स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल समझने की एबिलिटी। तो एज अ डेवलपर आप एक सेफ जोन में जाओगे। तो एक डेवलपर का काम होता है बेसिकली जो डिज़ाइन आपका एक आर्किटेक्ट बनाता है उसको आप जाते हो और क्लाउड के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो और कहते हो कि ये लो आपका एप्लीकेशन अब रेडी है, अब इसे आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पुश कर दो। अब सॉफ्टवेयर तो बन चुका है, अब अगला स्टेप क्या है। जैसे मैंने बताया था, तीसरा रोल होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर रोल। तो गाइज ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है, क्योंकि एज अ मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप क्लाउड के ऊपर भी बात करो। तो पहले हम जनरल बात करते हैं कि एक एडमिन क्या करेगा, है ना। तो अब बेसिकली अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर की आप बात करो, अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं पे एडमिन होंगे तो उनको पता होगा, है ना। तो उनका काम होता है कि या तो आप एप्लीकेशंस को मॉनिटर और मैनेज करते हो, है ना, सारे एक्सेसेस जो है वो कंट्रोल करते हो, किसको क्या एक्सेस मिल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज़ डाउन व्हाट इज़ नॉट, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करते हो। तो एज अ क्लाउड एडमिन टू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि आपको सिस्टम्स कॉन्फ़िगर करते आने चाहिए। बना तो दिया किसी ने, बट आपको वो मैनेज तो करता आना चाहिए, आपको वो चलाते आना चाहिए, बराबर है। तो वो आपका काम होता है उसको मॉनिटर करना, मैनेज करना, है ना। और बेसिकली आप एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हो तो उनका काम होता है क्लाउड पे एप्लीकेशंस को सक्सेसफुली मॉनिटर करना। तो गाइज एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। एक है आपको सिस्टम्स ऑपरेशन समझ में आने चाहिए। मैंने ऐसे सिस्टम्स ऑपरेशन में ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिकली ये चीज़ें क्लाउड के ऊपर कैसी चलती है वो पता होना चाहिए। तो आपको क्लाउड की सर्विसेज का भी नॉलेज होना चाहिए जैसे एक आर्किटेक्ट को होता है, और आपको ऑपरेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। गाइस जब आप मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हो तो क्लाउड के ऊपर बहुत सी सर्विसेज होती है जो आपको आपके एप्लीकेशंस में नज़र रखने देती है, सारे लॉग्स मॉनिटर करने देती है,
अलार्म्स थ्रो करने देती है। तो आपको ये सारी फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या एब्स्ट्रैक्ट्स लगाने हैं, कहाँ पे आपको आगे जाके कौन से ट्रिगर्स लगाने हैं, कैसे लॉग को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करें तो एक पूरा सर्टिफिकेशन होता है जो मैनेजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, और ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, एटलीस्ट पॉपुलर वंस जो है वो तो देते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आपको वर्चुअल मशीन्स समझ में आनी चाहिए गाइस। AWS में बात करें तो EC2 इंस्टेंसेस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन्स चलाते हो। तो आपको VMs का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत आप जब कॉन्फ़िगर और मैनेज करते हो तो आपको अपस्केलिंग, डाउन स्केलिंग, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आपकी और क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? माइग्रेशन आपको समझते आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपका आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके दे देगा, बराबर है, आपका डेवलपर कुछ एप्लीकेशंस बना के भी देगा, बट कुछ ऑन प्रेमाइस आर्किटेक्चर्स ऐसे होते हैं कि आपको मूव करने होते हैं। तो एज ए एडमिन आप उसमें इन्वॉल्व होते हो उन सारे प्रोसेसेस में। जो मैंने कहा था कि मल्टी टियर एप्लीकेशन डिजाइन करते आनी चाहिए क्लाउड आर्किटेक्ट को। तो जब आप डिजाइन करते हो या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहीं पे, तो टू ब्रिंग देम इनटू पिक्चर आप एज अ एडमिन आप एक डेवलपर के साथ भी काम करते हो और एक आर्किटेक्ट के साथ भी काम करते हो। तो आपको ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशंस का नॉलेज होना भी जरूरी है कि वो कैसे वर्क करते हैं, और स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो क्लाउड पे इंटीग्रेट करे तो हाउ डू यू कंट्रोल दी एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है आपको ऑलरेडी क्लाउड का, उसे आप कैसे कंट्रोल और कैसे मैनेज और मॉनिटर करोगे। तो वैसे ये हो गया क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हम लोग AWS के जो सर्टिफिकेशंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको 3 मेजर रोल्स के बारे में तो बता दिया। अब AWS था जिसने पहले ये रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर रिसेंटली कुछ 1-1.5 साल पहले उन्होंने भी अपने जो सर्टिफिकेशंस है उनको रिवैम्प कर लिया और पूरी तरह उनको भी रोल बेस्ड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि ये बहुत ही सही अप्रोच है। तो चलिए इस अप्रोच को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब आप AWS की बात करते हो गाइस, तो पहले तो वो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो आप स्क्रीन के सेंटर में देख रहे हो, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस है हम उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बहुत से रोल्स है जो आप क्लाउड के ऊपर कर सकते हो, पर पहले हम लोग देखेंगे जो मेन रोल्स है। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट रहेगा, बराबर है। क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, क्लाउड सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। तो AWS पे जो सर्टिफिकेशन है उसको कहा जाता है AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। वैसे अगर आपको एडमिन का रोल परस्यू करना है तो आप एक सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन लोगे, और एज अ डेवलपर होता है AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर एसोसिएट या प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएट है इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप शुरू कहाँ करोगे? लेट्स अज्यूम कि आप कंप्लीटली न्यू हो क्लाउड के साथ। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन पहले ले लें। इसमें क्या होता है, आपको AWS प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी जानकारी और क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। बेसिकली क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी लेवल सर्टिफिकेशन होता है। तो ये क्या बताता है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS के बारे में थोड़ा पता है और आप एक्चुअली क्लाउड पे आगे जाके कोई एक रोल परस्यू कर सकते हो। तो ये एक फंडामेंटल या फिर फाउंडेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में, 6 months ऑफ AWS फंडामेंटल या फिर क्लाउड नॉलेज एंड इंडस्ट्री नॉलेज जरूरी है। तो गाइस जब मैं ये नॉलेज की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स इसको नहीं ले सकते, फ्रेशर्स भी ये ले सकते हैं, बट उनको एक राइट सेट ऑफ स्किल्स इसके लिए थोड़ा डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले ये सर्टिफिकेशंस खत्म कर लेते हैं। तो गाइस अज्यूम कर लीजिए कि आपने ये सर्टिफिकेशन ले लिया। अब आप बाकी जो 3 सर्टिफिकेशन है आप देख रहे हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, ऑपरेशंस और डेवलपर, इसके लिए आप अच्छे तरीके से आप मतलब एलिजिबल हो और प्रिपेयर्ड भी हो, मतलब आप ये जर्नी परस्यू कर सकते हो। तो पहला स्टेपिंग स्टोन हम देखते हैं आर्किटेक्ट लेवल पे, उसे कहते हैं AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट। 1 साल का अगर आपको क्लाउड पे एक्सपीरियंस आ गया है, या फिर आपने 1 साल की नहीं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को आपने एक्सप्लोर किया जो AWS पे है, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एक तो एलिजिबल भी हो और आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा हो चुका होता है। अब आपको एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट क्या क्या आना चाहिए, तो कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए है ना। मेन चीज़ है आपको AWS की जो कोर सर्विसेज है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कंप्यूटेशन हो गई, स्टोरेज हो गई, डेटाबेस हो गई, इवन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग टूल्स हो गए। इनफैक्ट क्लाउड आर्किटेक्ट एक ऐसा रोल होता है जिनके लिए आपको AWS की ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज पता होनी चाहिए, क्योंकि कल आकर कोई आपको पूछे कि मुझे ये एप्लीकेशन AWS पे माइग्रेट करनी है,
तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्विस है क्या और क्लाउड पे उसका इक्विवेलेंट है क्या, AWS पे उसका इक्विवेलेंट है क्या। तो आप एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये सर्टिफिकेशन परस्यू करोगे। अज्यूम कर लीजिए आपने ये क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और 1 या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस आया, अब आप उसमें मास्टर्स करना चाहते हो, एडवांस सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, तो आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब यहाँ पे बारी आती है कि आप आगे जाते हो और आपका मतलब स्किल सेट को और आगे ले जाते हो एज एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे आप एडवांस लेवल ऑफ डिज़ाइनिंग, ऑपरेशन हैंडलिंग, ट्रबल शूटिंग, मल्टी टायर एप्लीकेशन माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझोगे और एक एडवांस लेवल पे समझोगे। तो यहाँ पे आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है और आपका एक्सपीरियंस लेवल भी यहाँ पे मैटर करता है। आप देख सकते हो कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि नॉर्मली 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है वही मोस्टली आर्किटेक्ट लेवल के जो एडवांस्ड या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उनके लिए अप्लाई करते हैं। अब तो ये हुआ आर्किटेक्ट के बारे में। अब अज्यूम कर लीजिए आपको बनना है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे? तो गाइज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्रैक्टिशनर हो तो आपको क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशंस मैनेज और मॉनिटर करनी होगी और आपको AWS के जो ऑपरेशंस लेवल या मैनेजिंग लेवल के जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। और गाइज थोड़ा बहुत ना यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी सीखना पड़ता है। मैंने ऐसे डेवलपमेंट मतलब डेवऑप्स प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्ट के लिए आप ऊपर जाते हो तो प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप ऊपर जाते हो तो आपको डेवऑप्स लेवल का सर्टिफिकेशन मिलता है। मतलब अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपको AWS डेवलपर टूल्स आने चाहिए। तो इसीलिए पहले आप क्या करोगे, एक एडमिन लेवल का सर्टिफिकेशन लोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग। आपको अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि आपको और ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप एक डेवऑप्स लेवल का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अब तीसरा होता है आपका डेवलपर सर्टिफिकेशन। अगेन आपके पास प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप डेवलपर एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन एग्जाम ले ले। और उसके बाद में अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप आगे बढ़ोगे, या फिर मास्टर्स एक रॉन्ग टर्म है गाइस। अगर आप एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आप डेवऑप्स ले सकते हो। तो अगेन आप पूछोगे कि एक आर्किटेक्ट अगर मैं हूँ तो क्या मैं डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ? गाइज आप कर सकते हो, पर आपको पहले एडमिन का या फिर डेवलपर का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और फिर आप प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन ले सकते हो डेवऑप्स में। तो गाइज ये हो गया आपके रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार मेरा स्पेशलाइजेशन तो नेटवर्किंग है, क्या मेरे लिए सर्टिफिकेशन है? अब देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन है बाजू में, पहला ही आप देखोगे तो वो नेटवर्किंग के लिए है। अगर आपको नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप जाके ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी हो गया। तो अब अगर आप सिक्योरिटी में हो, आप मतलब बेसिकली ऑन प्रेमाइस क्लाउड का सिक्योरिटी नहीं, आप ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हो, तो और आपको ये सारा फायरवॉल्स, ये सारी चीज़ें, इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है, तो AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी एक सर्टिफिकेशन है जिसके लिए आप जा सकते हो। फिर तीसरा हो गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली आजकल हम सब जानते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का काफ़ी बूम है मार्केट में। हर कोई कह रहा है कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिटिक्स करना है, हमें डेटा विजुअलाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर उन लोगों के लिए AWS ने क्या कर रखा है, बहुत सी सर्विसेज ऐसी जिससे आप एनालिटिक्स कर सकते हो क्लाउड के ऊपर। और अगर आपको एनालिटिक्स करना है तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, ताकि आप मतलब लोगों को वेरीफाई कर सको या फिर आप लोगों को बता सको कि मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि मैं मशीन लर्निंग कर सकता हूँ क्लाउड के ऊपर, है ना। तीसरा है एलेक्सा स्किल बिल्डर। तो गाइज एलेक्सा के बारे में तो आप जानते हो, स्मार्ट होम डिवाइस है ना। तो जब आप एलेक्सा स्किल बिल्डर की बात करते हो तो मुझे पर्सनली खुद इस सर्टिफिकेशन में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है अब तक, बट ऊपर से जितना मुझे पता है उससे मुझे ये पता चलता है कि आप मतलब बेसिकली आपके चैटबॉट्स हो गए या फिर AI डिवाइसेस हो गए, उनको लेकर आप कैसे क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन है। तीसरा हो गया आपका डेटा एनालिटिक्स। तो गैस ये स्पेशलिटी है जो लोग डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि मशीन लर्निंग तो करा दिया, फिर डेटा एनालिटिक्स अलग क्या है ना। तो मशीन लर्निंग गाइस ये दिस इज स्पेसिफिक मशीन लर्निंग के लिए। डेटा एनालिटिक्स एक थोड़ा अलग डोमेन हो गया, मतलब मशीन लर्निंग को आप एक सबसेट कह सकते हो डेटा साइंस और एनालिटिक्स का। तो गाइस जब आप एनालिटिक्स की बात करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग आता है, उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आता है बहुत हद तक,
डेटा विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें भी आती है जो बीआई प्रैक्टिसेस होती है ना वो। तो एक एंड टू एंड एनालिटिक्स इंजीनियर या फिर एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट जो होता है उसे आप डेटा एनालिटिक्स कह सकते हो। तो बेसिकली ये सारे प्रैक्टिसेस पे आप AWS स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन एनालिटिक्स के लिए ले सकते हो। और लास्ट है आपका डेटाबेसेस। तो गैस ये वो सर्टिफिकेशन है अगर आप बहुत सालों से डेटाबेसेस पे काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, या फिर बेटर टर्म्स में हम कहते हैं SQL, नॉट ओनली SQL, नो SQL, है ना। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ अगर आपकी है तो आप AWS डेटाबेस स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो। गैस मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको इन रूल्स के बारे में और बहुत मतलब थोड़ा और डिटेल में जानना है, जैसे कि इनका प्राइसिंग क्या है, कितने साल के लिए वैलिड है, क्या क्या लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम ले सकते हो, तो आप इनका वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट उसके पहले मैं क्विकली आपको एक थोड़ा दिखा भी देता हूँ ब्राउज़र खोल के कि आप AWS सर्टिफिकेशंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड ऑल, ठीक है, या फिर थोड़ी और डिटेल दे देता हूँ।